हम लोग का इतिहास में पढ़ाई चल रहा है और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत का इतिहास। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे दिल्ली सल्तनत। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और दिल्ली सल्तनत का नाम क्यों पड़ा आपको बताएं, क्योंकि यहाँ के जो बादशाहों को सुल्तान की उपाधि दी जाती थी। कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसीलिए इसके समय को कहा गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से कितने राजवंशों का शासन हुआ? 5। कितने राजवंशों का? उसमें पहला राजवंश का नाम गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। तो जिसमें गुलाम वंश में जैसा कि हम लोग पढ़ते आए कि 5 राजवंशों का शासन हुआ और आपको शुरू से बोलते आए हैं कि इसका ईस्वी याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत पर पहला जो शासन वंश हुआ, जिस वंश का नाम था गुलाम वंश। उसके बाद अगला किसका शासन हुआ था? खिलजी वंश। उसके बाद अगला शासन तुगलक वंश। उसके बाद अगला शासन और उसके बाद अगला शासन लोधी वंश। इस क्रम को बता दिए, भूलना भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग गुलाम वंश में पहले एक शासक के बारे में पढ़ चुके हैं। उस शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई गद्दी पर बैठेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। तो 1210 ईस्वी में बेचारा खेलते खेलते मर गया। खेलते खेलते ना मृत्यु हो गया। कहां खेल रहे थे? पोलो या चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गया। तो जब मृत्यु उनकी हो जाएगी तो उसका स्थान पर कोई आएगा ना। तो इसीलिए उसके बाद जो गद्दी पर बैठा कुछ समय के लिए, उस शासक का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? तो जैसा नाम वैसा काम है इसका, आराम शाह। तो आराम शाह जो हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आराम शाह का जो समय पीरियड होता है उसे वंश को कहा जाता है कुतुबी वंश। किस नाम से कहा जाता है? ठीक है। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण, इतना धीरे बोल रहा है, कौन नामे से उसका जाना जाता है? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1193 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, अब देखो किसी का मृत्यु रहे, हॉस्पिटल में भर्ती उड़ती रहे, तब हो गया चलो भाई उसका खोजा जाए, अगला शासक हुआ। ये बेचारा खेलते खेलते मर गया ऑन स्पॉट। अचानक मर गया तो आनंद फानंद में किसी गद्दी पर बैठाना पड़ेगा ना। अगर गद्दी पर नहीं बैठेगा तो कोई दूसरा राजा लोग वहां पर अधिकार कर लेगा। तो वही कहानी यहां हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई तो उसका आनंद फानंद में एक व्यक्ति को बैठाया गया गद्दी पर। दिल्ली की गद्दी पर व्यक्ति का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? तो आराम है तो आराम है, उतना योग्य शासक नहीं था ये, इसीलिए इसका नाम में ही काम छिपा हुआ है। देखिए वही लिखा हुआ है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी का चुनाव में समस्या आने लगी। तो जो होता था, जैसे हमारे देश की अभी जो हमारा सिस्टम है, क्या हुआ, पूरा आपका पॉलिटिशियन पर नहीं आधारित है, इकोनॉमिक्स कंट्रोल करता है। किसी भी देश कैसे चलेगा, जिस देश की इकोनॉमिक व्यवस्था जितनी अच्छी रहेगी वहां देश उतनी अच्छी सुचारू से चलता है। यह घटना उस समय से ही दिल्ली सल्तनत में चालू थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही वहां की जो दिल्ली की शासन व्यवस्था जो चलाई जा रही थी, तुर्कों के अमीरों के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। तो मतलब दिल्ली की गद्दी पर या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो लाहौर राजधानी था, उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, वो वहां का तुर्की जो शासक हुआ करते थे अमीरजादे, वही डिसाइड करते थे। तो जब अचानक मर गया तो वहां पर डिसाइड किया। तो देखो इसीलिए बोला उसका चुनाव जो करने वाले बैठे थे तुर्की सरदारों ने किया। तुर्की सरदार जैसे होता है ना, कम्युनिटी में सबका हेड करके 20 गो आदमी हेड डिसाइड कर लीजिए, राजा मर गया तो कौन डिसाइड करे। जैसे करने का मतलब, इन केस अगर सपोज दैट हमारे देश में क्या होता है, प्रधान मुख्यमंत्री भी होता है, उप मुख्यमंत्री भी होता है। क्यों होता है मंत्री उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो काफी है। उप मुख्यमंत्री का पोस्ट इसलिए डिसाइड किया जाता है कि कहीं अगर सपोज करो विदेश चले गए मंत्री साहब, पर मुख्यमंत्री, तो राज्य का भी तो कार्यभार कोई देखेगा। तो उस स्थिति में उस कार्यभार को कौन संभालेगा? वो मुख्यमंत्री करेगा। तो सेम उसी प्रकार से यहां जब सरदार मर गया तो सरदारों में से जो सबसे थोड़ा काबिल होगा वही डिसाइड करेगा कि सबकी सहमति से चले।
तो वही जो तुर्की सरदारों ने किसको डिसाइड कर दिया कि गद्दी पर बैठो, आराम शाह को, और कहां पर बैठा दिया, लाहौर की गद्दी पर, क्योंकि लाहौर उस समय था राजधानी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपना कहां डिसाइड किया था, लाहौर, तो वहीं बैठेगा। दिल्ली से कंट्रोल करता था तो वहां इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बनाया था, तो वो गद्दी पर तो बैठेगा लाहौर में, लाहौर से संचालित करेगा। तब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ तो आनंद फानन में एक व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया गया 1210 ईस्वी में। उस व्यक्ति का नाम क्या था, याद रखिएगा, तो आराम शाह था। तो इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह में उतना टैलेंट नहीं था कि वो और भी राजाओं की अपेक्षा में सामना कर सके, तो इसीलिए बोला गया आराम शाह एक असक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया, विरोध करवे करेंगे। मान लो, कहने का मतलब आप लोग विरोध करते हैं स्कूल में कि वो कम पढ़े हुआ लड़का, उसका नंबर कैसे आ गया सर, हम तेज है, मेरा कॉपी फिर से चेक कीजिए, मेरा नंबर ज्यादा आना चाहिए, करते थे ना बचपन में, जो पेपर जिसका स्ट्रांग होगा। तो वही कहानी यहां था कि जब तुर्कों ने अपने से चुन करके किसी व्यक्ति को हुआ, तो और भी तुर्क सरदार तो रहते थे, तो उसी ने उसका विरोध किया कि नहीं, ये लाहौर की गद्दी पर बैठने का लायक नहीं है आराम शाह, इससे भी टैलेंटेड आदमी है, उसको बैठाइए। तो बोला कैसे, तो इसीलिए फिर आगे मनोनीत होगा, तो इसीलिए बोला गया इसका जो समय माना जाता है मात्र 8 महीने तक का था। मतलब आराम शाह लाहौर की गद्दी पर जो बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मात्र 8 महीने के लिए बैठा था। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। फिर विवाद चालू हुआ, तो कौन टैलेंटेड आदमी को बैठा है, तो उसी समय एक टैलेंटेड आदमी चल रहा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश जो था वो डायरेक्ट नहीं बैठा था, वो कहीं का गवर्नर नियुक्त था, और वो गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही में भी नियुक्त कर दिया था, और वो बदायूं का गवर्नर था। कहां का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बोला जाता है, देखो, दिल्ली में तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। बोला अब बदायूं में तुम्हारा काम नहीं है, आ जाओ। कहां जाओ, दिल्ली, क्योंकि अब फैसला हो तो लाहौर में किया, तो कंट्रोल, कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली को भी जीत लिया था। तो इधर दिल्ली में मीटिंग हो रहा, और उधर कहां, लाहौर में गद्दी पर बैठा हुआ है कौन, आराम शाह। इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश तो बदायूं में था गवर्नर, तो उसको बुला के लेके आए दिल्ली। तब मीटिंग करने लगा, इधर कुछ सरदार, इधर कुछ सरदार। तो जब सूचना मिला आराम शाह को कि ये लोग मेरा खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन कर रहा है, सरदार, तुर्क सरदार लोग, कहां पर, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। तो भागले आया दिल्ली। बोला अगर हम लोग का, अगर हम कहा कि इसलिए क्योंकि अगर ये लोग क्या बोला, वोटिंग कर देगा इल्तुतमिश के फेवर में, तो गद्दी पर बैठ जाएगा। तो कोई आदमी अपना गद्दी छोड़ना चाहेगा। मान लो अभी आपको मुख्यमंत्री बना दे, अभी तक चुनाव नहीं हुआ, जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता आप गद्दी पर बैठ जाइए, तो गद्दी पर बैठ के बाद छोड़िए कभी। बोले इतना मुश्किल से मिला मुख्यमंत्री की गद्दी, सब राजपाट बटोर लेंगे तब ना। तो ये भी अपना बोला आराम सा कि हमको गद्दी मिला तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए जब इसकी सूचना मिली कि इल्तुतमिश को आने वाला भविष्य में आपका कहा, दिल्ली की गद्दी पर या लाहौर की गद्दी पर बैठेगा, तब ये भागले आया, लाहौर से एकदम दौड़ले दौड़ले कहा आया, दिल्ली आया। जब दिल्ली आया तो इल्तुतमिश वही आराम शाह से बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वो गवर्नर भी रहा था। कहां का, बदायूं। कहां का, बदायूं का। तो दोनों में जब लड़ाई होता है तो युद्ध तो छिड़बे करेगा, तो युद्ध होता है तो आराम शाह की पराजय होती है, और हारने के बाद फिर दिल्ली पर काबिज कौन हो जाता है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का लिंक कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले से भी था, क्योंकि कुतुबुद्दीन के शासन काल में ही आराम किसको, आपका इल्तुतमिश को आपका गवर्नर बना दिया था। कहां का, बदायूं का। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले किस रूप में कार्य कर रहा था, गवर्नर के रूप में। किस रूप में, और कहां काम कर रहा था, बदायूं में। बदायूं वर्तमान में कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। लॉजिक समझ में आई बात। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, आराम शाह भी उसने दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी, और स्वयं का वहां का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। तो यही से वास्तव में दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ता है,
क्योंकि इतिहासकारों ने, क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान का उपाधि मिला था लेकिन स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इस समय का मान पड़ा दिल्ली सल्तनत। तो अगर आपको बोला जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो बोलेगा इल्तुतमिश। किसका बोलिएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर बोलेगा गुलाम वंश का संस्थापक, तब किसको बोलिएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहानी समझ में आ रहा है सारा का सारा? अब यहां पर जब गद्दी पर बैठेगा तो देखो, बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद भी था। और दूसरे भाषाओं में कहा जाता है इल्तुतमिश भी गुलाम था। मतलब ऐसा है, गुलामों का गुलाम। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को दूसरी भाषा में कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम, वो भी अपना अंदर में गुलाम रखा है इल्तुतमिश। तो इसीलिए इल्तुतमिश को दूसरी भाषा में भी संज्ञा दी गई है गुलामों का गुलाम। ठीक है। तो बोला गया है जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना दामाद बनाया, लेकिन कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश जो था ये किसी दूसरे राजवंश से बिलोंग करता था। उस राजवंश का नाम था शमसी वंश। कौन सा था? तो जब जिस वंश का रहेगा तो आगे चल के उसी का ना टाइटल पड़ेगा। तो इसीलिए कुतुबी वंश के बाद जो अगले वंश का नींव पड़ा, उस वंश का नाम था शमसी वंश। क्या नाम था? समझ में आई बात? तो कुतुबी वंश से शमसी वंश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था, लेकिन वो किस वंश से था? शमसी वंश से था। तो जो व्यक्ति जिस वंश का रहेगा उसी का ना प्रचार करेगा। तो इसीलिए यहां से जो वंश चालू हुआ गुलाम वंश में शमसी वंश पड़ा। ठीक। तो वही चीज लिखा गया है। और उसके अपने जीवन काल में ही अपनी शादी कर दिया था अपना बेटी का, तो दामाद भी बन गया था। तो बोला इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसीलिए एक नए वंश का नाम पड़ा। कौन सा वंश पड़ा? शमसी वंश। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अपने शासन काल में, जहां पर राजधानी इल्तुतमिश से पहले लाहौर हुआ करती थी, अब लाहौर से उठा करके कहां ले आएगा? दिल्ली। तो इल्तुतमिश के समय से अगर भारत की जो शासन व्यवस्था जो संचालित होगी, दिल्ली से कंट्रोल होने लगा। तो इसीलिए अभी वर्तमान में हम लोग का राजधानी कहां है? राजधानी दिल्ली है ना। ठीक है। तो देखो, वही जो अभी आपको बताएं कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, और ऐबक ने प्रारंभ से ही इसे एक उपाधि दे दिया था, सारहे जहार। क्या कहा जाता है? जिसका मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। मतलब अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का भी हेड होता है। मतलब राजा लोग का हर का बॉडीगार्ड होता है ना। जैसे अभी हमारे देश में क्या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड ब्लैक कैट कमांडो। ब्लैक कैट कमांडो समझते हैं ना? ऐसे देखते रहेगा, उसका ड्यूटी है देखना, और इतना सेंसिटिव कि एक मच्छी भी बन बनाए पकड़ लेगा। प्रधानमंत्री के पास नहीं जाना है। ठीक। तो जो अभी ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, वो भी बताएंगे। आप लोग का भी नियुक्ति होता है, वो होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जवान से सिलेक्ट किया जाता है। उसमें भी टैलेंटेड आदमी फेंक देगा 400 फीट। उसका ट्रेनिंग बहुत टफ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक ब्लैक कैट कमांडो अगर अकेले रहा तो 100 आदमी को एक बार में मार के गिरा सकता है। इतनी उसको टैलेंट किया जाता है, चाहे जैसा भी आदमी रहे। अभी गिरा पाएगा? मारेगा, छापर भाग जाएगा। और उसको फुल ट्रेन किया जाता है, हर चीज में ट्रेनिंग। क्योंकि इंडियन कमांडो का ट्रेनिंग बहुत ही टफ माना जाता है पूरा वर्ल्ड में। और वही सब जो बोलते हैं ना कि ब्लैक कैट सुरक्षा, कौन सी A+ सुरक्षा, तो जिसको भी A+ सुरक्षा मिलता है वही सब कमांडो लोग करता है। फिर B ग्रेड, C ग्रेड, अलग अलग सुरक्षा होता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वही सब रहते हैं। तो इसे जो बोला कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल मिला था, कौन सा टाइटल मिला था? सारे जहार। जोहार नहीं बोल दीजिएगा, हाँ जहार। हम बोलते हैं ना जोहार झारखंड। जोहार का मतलब क्या होता है? प्रणाम करना, हमारे साथ की बात है। तो सर क्या तब ये दे दिया तो होगा झारखंड से कोई गया होगा, तो इसीलिए टाइटल दिया सारे जहार। इसका मतलब होता है अंग रक्षकों का प्रधान। तो सबसे पहले इसको बॉडीगार्ड मतलब इसको जमीन लेवल से ट्रेंड किया, इसीलिए तो शक्तिशाली बना। अभी एकदम फाउंडेशन से बढ़िया सा मेहनत कीजिएगा तभी ना रिजल्ट कर पाइएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे में रिजल्ट में गड़बड़ा जाएगा।
तो उसे बोला गया, महत्वपूर्ण पद दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? आई परंपरा आज है। अभी देखिएगा, आपको गांव में कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर सरकारी विभाग बन गया तो 10 गो आदमी का नजर आपका ऊपर रहेगा सैटेलाइट की तरफ। मेरा बेटिया का शादी इसी से करवाना है, आपको पता नहीं रहे लेकिन आपके ऊपर नजर रहेगा। अभी कोई वैल्यू नहीं है, अभी बेकरिया है। देखो, अगर आपका जॉब हो जाए, दरोगा बन जाए, 3 स्टार वाले एकदम ऐसे सीजीएल में क्रैक कर लेंगे, कहां से आपके पास पहुंच जाएगा पता ठिकाना नहीं, पता नहीं, आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएगा। हाँ, मान लीजिए आप बन जाएगा, देख लीजिए करामत बनिए, देख ऐसे पहुंच जाता है आपके पास। तो इल्तुतमिश जान गया था ये बहुत टैलेंटेड, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक जान गया कि अभी तक सबसे टैलेंटेड आदमी उसका राज्य में मिला इल्तुतमिश। बोला देर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। तो बोला टैलेंटेड, मेरा बेटी के लिए ही टैलेंटेड आदमी है, तो इसीलिए इसका शादी कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का नाम, अरे पूछेगा परीक्षा में, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? गुलामी था, तो दहेज वेज देना नहीं पड़ा, फ्री पॉकेट का शादी। गुलाम ने दहेज देंगे? नहीं, कोई दहेज वेज नहीं। और अभी 3 गो स्टार लग जाएगा ऑफिसर, बाबूजी पहले डिमांड मारेगा। मेरा बेटवा का जानते हैं लिस्ट बन रहा, प्राइमरी से 10 तक इतना पैसा खर्चा हुआ, इंटर में इतना हुआ, ग्रेजुएशन में इतना हुआ, हजारों में इतना पढ़ाई लियो, इतना पैसा का बिल है, थमा देगा लड़का, टेंशन नहीं लीजिए, टैलेंटेड लड़का है, दे देगा दहेज। और अभी मांगेगा तो हजारों रुपए में शादी होगा। अभी कोई वैल्यू है मार्केट में ना, अभी शादी भी करना नहीं है जब तक आप लोग बेरोजगार। एक टाइटल लगा हुआ माने बेकरिया, बेरोजगार मतलब बेकरिया। अभी आपने तो खर्चा बाबूजी से मांग के चलाते हैं हम लोग, तो कैसे होगा? तो कहानी का सेंस वही था, इसीलिए उसने अपनी विवाह कर दिया। तो कहानी का सारांश समझ में आ रही है, इसीलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस क्रिएट होगा, और जब क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए स्टोरी समझते जाओ। तो यहां पर हुआ, शमसी वंश का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाएगा? इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश किस वंश से बिलोंग करता था? शमसी वंश से। ठीक है, तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको बार बार शुरू में बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, उसे आगे चल के पूरा करवाएगा कौन? इल्तुतमिश ही पूरा कराएगा। वो 2 मंजिला बनाया था, 3 फ्लोर और बढ़ा देगा, 5 फ्लोर। इसके बाद अगला जो होता है, देखो इल्तुतमिश जो होता है दिल्ली की गद्दी पर जब बैठता है 1211 ईस्वी में। कब बैठता है? क्यों? देखो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है, तो 1 साल तो लोग 8 महीना तक कौन बैठा? आराम सा बैठा। तो 10 से 11, फिर मीटिंग वूटिंग, सेटिंग वूटिंग, गेटिंग करते हुए 1 साल बढ़ ही जाएगा, 3-4 महीना। तो अगर इल्तुतमिश बोला जाएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहे, कब बैठा? 1211 में। और वो शासन कब तक करेगा? 1236 ईस्वी तक। कब तक शासन करेगा? तो 1211 से गद्दी पर बैठेगा और 1236 ईस्वी तक वो दिल्ली की गद्दी पर शासन करेगा, क्योंकि अब वो लाहौर नहीं जाएगा। बोला लाहौर में वाले सेफ नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली पर गद्दी पर बैठा, क्योंकि आराम से कहां था? लाहौर में। तो उसका भी तो कोई होगा विश्वास पात्र। तो इसीलिए राजा उस जगह को सबसे सुरक्षित मानता था जहां पर उसका ज्यादा फेवर वाला आदमी रहे, वहीं पर रहता है। तो इसीलिए इसने अपने आगे चल के अपनी राजधानी जो डिसाइड की, दिल्ली में डिसाइड की। तो इल्तुतमिश के समय उसकी राजधानी कहां बनी थी? दिल्ली। तो वही लिखा गया है, आगे चल के बताते। इसके बचपन का कोई नाम पता तो होबे करेगा, क्या नाम था? अल्तमस। क्या नाम था? अरे बहुत फेमस नाम है, हाँ, मुस्लिम समुदाय में बहुत नाम सुनने को मिलेगा, अल्तमस। तो अल्तमस के नाम से कौन जाना जाता था? इल्तुतमिश। किस नाम से? जैसे आपका भी घर में नाम होगा चिंटू, मिंटू, रॉकी, और का नाम रहेगा ABCXYZ, अलगे अलगे। हाँ, अब नाम तो रहता है, कुत्ता बिलाइयों का नाम रहता है, कुत्ता बिलाई का नाम रहता है ना, फलना ढकना, कोई नहीं मिला तो नामे दे दो वही। तो इसी तरह तो उसका नाम है, हर व्यक्ति का नाम होता है। क्यों? क्योंकि पुकारो नाम, उसको प्यार से पुकारता कि सुने बाबू लोग थोड़ा सा, इसीलिए। नहीं सुनेगा तो खतरनाक खतरनाक नाम देगा, है ना। इसकी चर्चा आप जानते ही हैं। तो अगर इल्तुतमिश के बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? माने डिस्चार्ज हो गए। क्या नाम था बचपन का नाम? अरे बोलो, क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम धीरे बोले, क्या नाम था? अभी भी नहीं आया साउंड? हाँ, क्योंकि आप हमारे सामने अगर उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो घर में अरे कुछ लिख ले होगा, जग मार देंगे ना आगे।
लिखे बोलेंगे कॉमन एरर, तो आपको कॉमन एरर से बचा रहे, सब चीज लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के जो बचपन का नाम रहेगा क्या नाम रहेगा? और इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? दिल्ली गद्दी, ठीक है, लाहौर ना बोलिएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब इसका जो इल्तुतमिश का पूरा नाम था, देखो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था? क्योंकि इसका वंश था शमसी वंश, तो इसलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक, शमसुद्दीन है, शमसुद्दीन पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक, इसके बाद इसका कोई पिता होता भी होंगे। इसका पिता का नाम था क्या? इलम खा। क्या नाम था? इलम खा। यार बोलिए धीरे से, सुनाइए नहीं दे। खाना नहीं खा के आए? कितना लोग खाना खा के नहीं आए? अरे खाना खा के नहीं आए तो रखेंगे, पानी पिलाएंगे, पूरा पानी पी के चिल्लाओ। हाँ, हम लोग झारखंड वासी से डर गए। देखो विद्यार्थी का ट्रिक्स देते, लेकिन यहाँ का बच्चा खाना नहीं खाता ना, 12 बजे मुद होता है, तो खाना कब खाएगा? तो खाना देखो, कक्षा में आने से पहले बोलेंगे से इतना भोरे में खा, रात को बना के रखो 12 गो रोटी। ठीक, 6 गो रोटी दमकच के रात को खाओ, और उठे से 6 खा के आ जाओ, 12 बजे तक टन 6 घंटा का कोटा फूल। फिर 12 मुंह का बस बरस करते करते इधर जी के मोबाइल में चल रहा है, सर का जा रहे हैं पूछ रहा है, बरस भी चल रहा है, इधर चल पढ़ाइयो चल रहा है, बरस के कुल्ला को 6 गो रोटी मारो और पढ़ के आ जाओ। ठीक, कोई डर का ठंडा में तुम गनगना एनर्जी रहेगा तब ना बोलेगा, और नहीं रहेगा तो बोलते बोलते बाहर निकल के बेहोश, खत्म। तब नौकरी कैसे लेगा? पढ़ाई कर रहे किसके लिए? अच्छा, शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। तो बोलेंगे आप इतना लेजी नहीं कि सर 6 के बाद 7 को रोटी बनाएंगे ना तो हाथ में दुखे लग जाता है, सेटिंग तो ऐसे करके रखे लॉज वाला से। तब जो रोटी नहीं खाता है तो माड़े भात खा के आओ, पूरा पौष्टिक आहार, गांव का चावल, अपनी पैदावार वाला चावल खाओ, तब ताकत मिलेगा। जाओ खेती बाड़ी करके पूरा एकदम 2 क्विंटल चावल लेकर के और खाली मार भात खाओ, देखो एनर्जी। ठीक, दूध एनर्जी उसके सामने फेल है। चलो, तो आपका यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, शमसी वंश का संस्थापक, सामने बोलिए, शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 12 से। इसके बचपन का नाम अल्तमश। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या हुआ, भारत में जो मुस्लिम संप्रभुता बोला गया कि वास्तविक प्रारंभ जो इल्तुतमिश ने किया, मतलब अब ये भारत में आ गया दिल्ली पर, तो कोई भी राजा, ये शुरू से परंपरा चलती आ रही है कि जो जिस धर्म से बिलोंग करेगा उसी धर्म का पुरजोर प्रचार करेगा। तो इल्तुतमिश को बना बनाया चीज मिला, बना बनाया मिला ना, इसके किससे? ससुर साहब से। तो इल्तुतमिश के ससुर कौन थे? फादर इन लॉ कौन थे? ऐबक, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये तो पूरा बना दिया। तो लड़कों लोग भी ऐसी सेटिंग कर लेना, नौकरी चाकरी नहीं होगा, ऐसे लड़की से विवाह करना जो नौकरी हो, करोड़ों का मालिक हो, अपने घर में बैठे चाय पीते रहना। ये अभी आ गई। जय हिंद जय भारत। चलो, तो इल्तुतमिश को सब बनाया बनाया मिला, केवल अब उस राज्य को सुरक्षित करना है कि मेरा राज्य, उसके जो उसके ससुर साहब के द्वारा जो साम्राज्य मिले थे, उस साम्राज्य पर किसी दूसरे का आक्रमण ना हो और अधीन न करे, तब उसको सुरक्षित करेगा। तो उसी का राज्य विस्तार अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बोला गया है भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही होता है, क्योंकि इल्तुतमिश को तुर्कों का भारत विजय को स्थापित प्रदान करने का श्रेय दिया गया। मैंने ये तो तुर्कमिस्तान था, क्योंकि आपको शुरू की क्लास में बताए थे कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक 4 जो हुए वो बिलोंग किए किससे? तुर्की थे। और अंतिम में जो लोधी वंश था, वो लोधी वंश किसका संस्थापक कहां का था? अफगान का। ठीक है, ये पहले से बताते हैं, तो ये तुर्कमिस्तान था। तो देखो, उसने गद्य राज्य अभिषेक, तो भाषा भी मिलेगा, तुर्की भाषा मिलेगा। तो देखो उसको क्या बोला गया नाम? गद्दीन सीनी। हम लोग बोलते हैं राज्यभिषेक कराए, तो लोग बोले ये राज्यभिषेक का होता है, इसका नाम था गद्दीन, द में द लिखा हुआ है, गद्दीन सीनी, जिसका मतलब होता है राज्यभिषेक के समय बुलाया आदमी को। क्या नाम था? आलिम दरदान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब कहानी समझो। जनरली क्या था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वो बंगाल को भी जीत लिया था, बिहार को भी जीत लिया था, ठीक, और उतरा लाहौर में। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल
बाबूजी का भी संपत्ति है घर में, जो जिस राज्य से जिला से आए हैं, अभी पढ़ तो रहे हजारीबाग में। अगर सपोज आपका गोतिया आपका जमीन को हड़पेगा तो जाइएगा ना बचाने। बाबूजी कौन सी कर रहा हजारीबाग में, आओ जल्दी, लड़ाई झगड़ा चल रहा, तो सुरक्षित करने के लिए दौड़िएगा ना कि छोड़ दिए बाबूजी कब ले, जाए मतलब नहीं है। बोले आप तो हम समझा रहे हैं, तो बोलेगा सर वेटिंग आ रहे, इमरजेंसी कॉल चल गया है। तो आप क्या किया, अपनी संपत्ति को बचाने जाइएगा ना कि छोड़ दीजिएगा? कितना लोग बचाएंगे? देखो गर्ल्स लोग आ गया, बॉय लोग छोड़े के चक्कर में, बताओ। तो इसी प्रकार जब गद्दी पर बैठा तो कुतुबुद्दीन मेन हेडर तो बन गया। अब जो जहां का शासक बोला तो बोला अब तो कुतुबुद्दीन मर गया, ये क्या करेगा इल्तुतमिश, कोई काम नहीं है इसको। तब बोला अब क्योंकि उसका गद्दी बंगाल पर कंट्रोल अलग कर रहा था, इसलिए कर रहा था। पर इसकी स्टोरी समझा दे रहे हैं। स्टोरी ये है आएगा आगे कि जैसे मोहम्मद गौरी का 3 गो गुलाम था, 3 गुलाम था ना, एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा एल्दोज और तीसरा कुबाचा। तो ये तो कुतुबी मोहम्मद गौरी तो दे दिया सबको, तीनों गुलाम था तो तीनों को कंट्रोल कर दिया, जगह दे दिया शासन करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया ज्यादा, तो एल्दोज और कुबाचा भी शासन करने लग गया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो मर गया तो लोग क्या किया, सब अपने आप को घोषित कर लिया इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तब स्वतंत्र होगा तो इसका दामाद था इल्तुतमिश, बोला मेरे ससुर के साथ मेरा गद्दारी। तब ये बोला इसीलिए वजह हुआ कि ये लोग जब शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जैसे हुआ तो बोला अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश बैठ गया तो ये लोग बात मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो जिसका बात मानता था वो जिंदे नहीं तो मानेगा बात अब। तो बोला कि मर गया तब हम इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र। तो स्वतंत्र हो गया तो वही जो बंगाल में जो शासन कर रहा था, जिस व्यक्ति का नाम था अलीमर्दान खां, ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया और बोल दिया हम अब इंडिपेंडेंट, अब किसी का गुलाम नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक था उसका अंडर में। तो जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा या राज्याभिषेक जब 1211 ईस्वी में किया गया, तब बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक कौन बन गया था, अलीमर्दान खां, नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक तरफ तो इधर हुआ और दूसरी ओर देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी जिसका नाम क्या था, गुलाम कुबाचा ने, कुबाचा एक गुलाम था, गुलाम था ये मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम बताए थे ना। मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दोज, कुबाचा, 3 गुलाम। तो तीनों को तो जब कहा मोहम्मद गौरी जब अफगानिस्तान लौटा तो तीनों गुलाम में बांट दिया, बोले तुम लोग शासन करो। तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से संभाल रहा था और ये लोग मुल्तान को संभाल रहा था। तो जब वो मर गया तो कुबाचा भी क्या था, उसका साथी, देखो साथी गुलाम, किसका साथी गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो कुबाचा था उसने भी खुद को कहां का घोषित कर दिया, मुल्तान का स्वतंत्र घोषित कर लिया कि अब हम आजाद घोषित हो गया, तथा लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया। कौन, कुबाचा। तो जैसे बोला जाता है ना कि अगर परिवार का कोई मुखिया अगर नहीं रहेगा तो घर तितर बितर हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का जैसे हिंद मतलब क्या बोलते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हम लोग का जो होता है पितृ प्रधान देश है। हर परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता, पिता का ऊपर दादा, दादा का ऊपर परदादा, ये बनते हैं ना। तो देखो अगर आपका पिता है तो सब एकदम डिसिप्लिन सिस्टम, बाबूजी गए 4 महीने के लिए बाहर टूर पर, तब देखो कर बच्चा लोग एकदम बन जाएगा इंडिया चाइना पाकिस्तान, लड़े लगेगा अपने में, होगा नहीं, माँ का वैल्यू नहीं देगा, मैया का तो बाबूजी है ये नहीं है। और जैसे वहां आएगा तब सिस्टम डिसिप्लिन, स्कूल गायब, छुट्टी, तब फिर हम सब स्कूल जब ले बाबूजी ने तब स्कूल पढ़ाई लिखाई बंद, कोचिंग अभी छुट्टी है, सर अभी गेले बाहर आ रहे बस। अगर भाव भूल से बाबूजी अगर आपका रूम में आ गया 10 दिन, एकदम जहां उठता है 10 बजे उठे लेगा 5 बजे, उठने लगेगा कि नहीं, कि नहीं अगर उठेंगे तो बाबूजी पैसों नहीं देगा, अब पैसे नहीं देगा तो हजारी पर रह पाइएगा नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि जब इसका मेन शासक हट गया तो सब अपने आप को क्या करने लग गया, स्वतंत्र। अब जब स्वतंत्र घोषित करने लगेगा तो इल्तुतमिश के सामने यही समस्या आएगी, क्योंकि वो तो उसी के साम्राज्य से कंट्रोल हो रहा था। तो आगे चल के इल्तुतमिश सभी को पराजित करेगा और अपने साम्राज्य में फिर मिलाएगा, तो उसको सबसे लड़ना पड़ेगा, एक और से नहीं, क्योंकि आप तो देगा नहीं ऐसे, तो सबसे लड़ो भैया तभी लो अपना साम्राज्य वापस। तो यहां तक समझ में आया। तो गद्दी पर जैसे बैठा तो धीरे धीरे राज्य अलग हुआ, पहले बंगाल और बिहार स्वतंत्र किया, कौन किया अलग,
हरिमर्दन था, और उसके बाद जो कुबाचा जो था वो मुल्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग कर लिया। ठीक, तो आगे चल के क्या हुआ, इल्तुतमिश को यही दिमाग में आया था। देखो, बंगाल और बिहार पर आगे चल के इवाज नामक एक व्यक्ति ने वो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर ली और आजाद घोषित कर लिया। मतलब गयासुद्दीन जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा रहता है, सॉरी इल्तुतमिश का। तो वो क्या होता है कि गयासुद्दीन जब इसको भेजता है तो ये नहीं होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता बिहार और बंगाल पर। तो वहां पर कौन, एक अंजाम इवाज नाम का एक व्यक्ति जो रहता है वो खुद को स्वतंत्र हो जा घोषित कर लेता है। कहां का, पंजाब और बिहार का। और आगे चल के तब देखो क्या भेजता है, कौन, इल्तुतमिश अपने बेटे को भेजेगा। तो बोला गया 1226 और 27 ईस्वी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो इवाज किसके खिलाफ मारा जाता है, बेटा के खिलाफ मारा जाता है, और बिहार और बंगाल को एक बार फिर से किसके अधीन मिला लेता है। तो जो बिहार और बंगाल पर नवाज नाम के व्यक्ति, इवाज नाम के व्यक्ति का शासन था, तो इल्तुतमिश अपने लड़ने के लिए नहीं जाता, किसको भेजता, अपना बेटा को। तो बेटा को भेजता है तो बेटा इसको मार देता है, विजयदान है। तो अब क्या करता है, उसको फिर किसमें मिला लेता है, दिल्ली में। जो आपका पहले आपका बंगाल और बिहार अलग हो गया था, फिर उसको दिल्ली में मिला लेता है। ठीक, इसके बाद आगे जो कहानी चलेगी, तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश कब बिहार और बंगाल को वापस दिल्ली में मिला लिया था, कब मिलाया था, 1226 और 1227 ईस्वी में। इसके बाद इल्तुतमिश कुछ काम करेगा, क्योंकि उसका कुछ अधूरा काम भी क्या, लड़ाई। ये 24 घंटा नहीं करना है, जैसे आप लोग बोलते 24 घंटा पढ़ना नहीं है, एकदम पढ़ने का माइंड पर पूरा मन लगा के पढ़ो, जी तोड़। और जब पढ़े का मन नहीं तो किताब को ऊपर रख दो, झूठे नहीं। कि अभी देखिएगा ये कहानी आपको लॉज में मिलेगा। अभी आप आगे जब लॉज जाइएगा तो आपका रूम पार्टनर रात दिन पढ़ले है, जब देखा इन्हें भागा खरटा नींद मार लिया, फिर उठा पढ़े लग गया। वो पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ना है तो पूरा ईमानदारी शिद्दत से पढ़ना है, एकदम पढ़ेंगे मतलब पढ़े। और जब पढ़े का मन है 10 मिनट रेस्ट मार लो फिर पढ़ो। तो ये 24 घंटा लड़ाई नहीं करता था, ये कुछ काम भी किया। क्योंकि अगर बोला जाता है कि काम नहीं करेगा तो नाम कैसे होगा। तो जब ये देखा कि इसके ससुर साहब जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मीनार अभी अनकंप्लीट है, तो अब तो दिल्ली में रहने लग गया। तो दिल्ली के जहां भी कोई व्यक्ति रहता है उस एरिया को डेवलप करेगा अपना राज्य का, सेम बात है। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब देखा कि इल्तुतमिश ने देखा कि कुतुब मीनार का काम कंप्लीट नहीं है, तो कुतुब मीनार का काम को पूरा कराया और राज्य को सुदृढ़ स्थिति मिला। सुदृढ़ स्थिति करने का मतलब है कि गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश का जो जो राज्य अलग हो गया था, जैसे मुल्तान अलग हो गया था, पंजाब हो गया था, बिहार हो गया था, जितने भी राज्य सबको फिर किसमें मिलाने लग गया, दिल्ली में संयोजित करने लगा। और कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूरा कराया। कौन पूरा कराया, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश में एक शब्द है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था क्या है, एकता व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर उसके सैनिक और जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे उसको वेतन सैलरी के रूप में जमीन दे दिया जाता था। जमीन कहने का मतलब, सपोज दैट एग्जांपल का हजारीबाग का कंट्रोल करना है, एज फॉर एग्जांपल। तो हजारीबाग किसी भी जिला का मालिक कौन होता है, जिलाधीश, मतलब डीसी होता है, डीसी होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोले देते हैं, तो कलेक्टर होता है। अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि नहीं हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप हजारीबाग से जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसी से अपनी सैलरी चलाइए, तो क्या होगा, यहां से जितना भी टैक्स मिलेगा उसी टैक्स से डीसी का वेतन मिलेगा। तो भारत सरकार को वेतन दिया गया, एक बोले डीसी को वेतन देने की आवश्यकता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो एकता व्यवस्था भी वही थी। मतलब इल्तुतमिश के अंदर में जितने भी कर्मचारी रहते थे, सैनिक रहा करते थे, अधिकारी रहते थे, उसको वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में जमीन का भूभाग दिया जाता है। जैसे आप यहाँ के अधिकारी हैं, आपको दे दिए 20 एकड़ जमीन। अब 20 एकड़ जमीन से जितनी भी उपज होगी, जितनी भी आमदनी होगी, वो आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश को सैलरी देने का टेंशन खत्म हो जाएगा ना। तो आप दिमाग क्या लगाएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस जगह को उपज करना है, क्योंकि जितना उपजाइएगा उतना पैसा कमाइएगा। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रही है ना। तो एकता व्यवस्था का मतलब वही हुआ।
तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की और इसके अंतर्गत सभी सैनिकों और गैर सैनिक अधिकारी को नगद वेतन ना देकर के क्या किया, भूमि प्रदान किया। तो इसका जीता जागता उदाहरण अपने दादा परदादा से जरूर सुने होंगे कि एक जमाने में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदारी प्रथा समझते हैं ना? जमींदारी प्रथा का मतलब ही यही हुआ था, इसी का एक रूपता है, क्योंकि राजा महाराजा देखोगे अभी जो देखते हैं जैसे, तो वो राजा महाराजा का नहीं हुआ था, वो राजा का जो मॉनिटरिंग क्या करता था साम्राज्य का, जमींदार लोग, तो वो क्या होता, उसकी संपत्ति बहुत हुआ करता था। तो इसीलिए वो लोग क्या हुआ, राजा मर गया तो सारा संपत्ति किसका हो जाएगा, जमींदार का हो जाएगा। फिल्म में देखे थे ना, चाबुक तुमको 1 रुपया मिलेगा, सब अनाज का बोरा मेरे पास लाना है, दिन भर काम करेगा, 2-3 रुपया दे दिया। तो ये जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ, हमारा देश आजाद होने के बाद। ठीक, ब्रिटिश टाइम में भी जमींदारी प्रथा था। ब्रिटिश लोग भी मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, इसी तरह राजा लोग को कुछ टैक्स दे देगा, अब 12 संपत्ति का कंट्रोल खुद करेगा। तो ये जो परंपरा स्टार्ट की थी, तो इक्का व्यवस्था क्या होता समझ में आया? इक्ता, इक्ता, एकता नहीं, इक्ता, इक्ता व्यवस्था का मतलब समझ में आया? इक्ता व्यवस्था वो व्यवस्था हुई थी इल्तुतमिश के समय में, जहां पर सैनिकों और कर्मचारियों को नगद वेतन ना दे करके उसके बदले में क्या दिया जाता था, उसको भूमि, भूमि से उपजाओ, जितना कमाओ रखो अपने पास। ठीक, तो ये थी इक्ता व्यवस्था। उसके बाद इक्ता एक अरबी शब्द है, क्या सा शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूमि। तो यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले को क्या कहते थे, इक्तादार। जो इस भूमि को लेता था उसे इक्तादार कहता था। जैसे हम लोग अपने भाषा में क्या, जमीन, जो जमीन का मालिक जमींदार, वही ना होता था। अब तो खत्म, कोई जमींदार ही नहीं बचा। तो यहां तक समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस वर्ड से एग्जाम में पूछेगा, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम, तो मीनिंग समझ में रहेगा तबे ना लिखेगा, तो मारे रटेगा खाली, का होता नहीं पूछो हमसे। इक्ता व्यवस्था रटे, इक्ता व्यवस्था किसके शासनकाल में जारी किया गया, कहा होता है इक्ता, नहीं पता, हमरा नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि समझा दिए। इसके बाद आगे चल के उसके बाद करेंसी भी चालू करेगा। अभी हम लोग का देश का करेंसी गांधी जी का नोट वही ना है, जेकर पर गांधी जी ने ओकर वैल्यू खत्म। अगर गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू छप जाए तब लीजिएगा, ये बोले डुप्लीकेटेड नोट है, जब तक आरबीआई इसको वैलिड नहीं करेगा। ठीक, अगर मोहम्मद अली जिन्ना का नोट छपल मिल गया था तो चलेगा पाकिस्तान में। सही बोला, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का वहां नोट रहता है, क्योंकि राष्ट्रपिता वहीं का वही है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहां लेके बैंक में जाइएगा, कहां से आए जी? मुल्तान के निवासी है का? नहीं, हम इंडियन है, देखिए तो आधार कार्ड, ये पैसा यहाँ का है, करेंसी तो उसका सब जगह बैंक में नहीं होता है, कुछ कुछ जगह डिसाइड होता है मेन ब्रांच। जैसे आप सऊदी अरब से जाते हैं तो बैंक डिसाइड होता है, हर बैंक नहीं होता है, उस बैंक को पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हम ये पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो नहीं देगा, आपके जो पैसा जमा लेगा उसकी जांच करेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सही में, फिर उसका नंबर, सीरियल नंबर उस देश को भेजा जाएगा, बैंक को, उस बैंक को जिस बैंक का वो, जिस देश का वो नोट है, वहां मेन ब्रांच में, तब वो देखता, आप तो डिजिटलाइज हो गया ना, तो वो देखेगा नंबर के हाँ इसी देश का है, तब उसका बदले में इन्हें कि आज दिए संगे संग। और जब फॉरेनर आप रहिएगा तब उसका एक्सचेंज होता है, एयरपोर्ट के पास काउंटर बना रहता है। ठीक है, तो आप तो फॉरेनर नहीं है, आप तो है इंडियन। ठीक है, और अगर बैंक में पैसा दीजिएगा तो मोदी जी पहले लगा कर रखे जीएसटी, आप पैसा भेजो हम काटेंगे, वो पैसा कुछ काट करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो ब्लैक मनी का ही ना मतलब होता है। ब्लैक मनी मतलब क्या हुआ, जो सरकार को छिपा करके रखी गई संपत्ति, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। आप जान रहे हैं कि आपकी आमदनी हो सकता है 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी, आप कर रहे 2 करोड़, तो 1.5 करोड़ गायबे न कीन रहे कहीं पर, तो इसीलिए उसको छिपाने की प्रथा, तो नहीं कर पाएगा। अब डिजिटल जमाना आ गया। चलिए आइए, तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया, क्योंकि ये भाषा अरबी पकड़ते थे, फारसी भाषा, तो अरबी सिक्कों का चलन किया, जिसमें उसने चांदी के क्या चलाए, टंका। अभी जिसको हम सिक्का बोलते हैं तो उसको बोला जाता था टंका। और उसके बाद तांबे को कहा जाता था क्या, जीतल, जीतल।
का प्रचलन आरंभ किया। मतलब चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, जीतल, का प्रचलन किया और दिल्ली में टकसाल स्थापित की। टकसाल मतलब समझते हैं, जहां पर सिक्का क्वाइन बनाया जाता है, क्वाइन। भारत में भी 5 से 6 सेंटर है जहां पर क्वाइन, ये नहीं कि अपने घर में बना ले, सबका रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो टकसाल मतलब जहां पर ये सिक्के बनाए जा सके। तो आपका जो होता है, ये जो चांदी का समय में जो इल्तुतमिश के समय चलता था उसे क्या कहते थे, टंका, और तांबे को जीतल, याद रखिएगा। फिर देखो, टांकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में प्रचलित, मतलब ये कहां से छपा है, किस जगह से। जैसे हम लोग का भारत का मुद्रा लिखा रहता है ना, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट के ऊपर देखो लिखा रहता है। अगर भूल से लिख दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तब लीजिएगा नोट को, कहां नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक नोट का जो सही है कि डुप्लीकेट, उसका प्रमाण के लिए जो पैमाना डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब चीज होना चाहिए, तभी वो नोट ओरिजिनल है, नहीं तो डुप्लीकेट है। अभी 500 का नोट है, वहां आ जाएगा 600 दे रहे हैं, नोट में लिखा रहेगा, लीजिएगा नहीं, कहीं नहीं लीजिएगा, क्योंकि 600 का नोट का मान्यता नहीं मिला हम लोग को, लीजिएगा नहीं। 100 का सिक्का चालू हो गया, 200 का सिक्का आ गया, तो कोई भी अगर मुद्रा हो, इकोनॉमिक्स से आप लोग जानते भी ये पढ़ाएंगे कि जब आपको उसको कोई भी होता है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा परमिशन लेना पड़ता है कि ये नोट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब पैसा फिर वहीं जाता है। और जैसे आपका नोट फट जाए तो समझिए बेकार नहीं है, फटा नोट रखिए और बैंक में जमा कर दिए, उसका कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा। जल गया कोई दिक्कत नहीं, बैंक में जमा कर दिए, कोई फटा उटा नोट होगा तो रख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कुछ रेवेन्यू मिलता है आपको, तो फिर उसके बदले में फिर न्यू नोट जनरेट होता है। ठीक है, तो टांकों पर टकसाल नाम लिखाने की परंपरा प्रचलित हुई थी, किसके समय में हुई थी, इल्तुतमिश में। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि बोला गया सिक्कों पर शिव के नंदी और चौगान घुड़सवार भी अंकित किए गए थे। तो घुड़सवार कहाँ अंकित किए गए थे, अगर ससुर का मृत्यु हुआ था, ठीक। और दूसरा मतलब ये शिव के अंकित किए हुए थे कि भारत में उस समय और भी सत्य क्या था, मुस्लिम लोग तो बाहर से आए थे 712 में, लेकिन भारत में पहले किस समुदाय के लोग रहते, हिंदू समुदाय लोग ज्यादा रहते थे, तो बोला चलो उसको भी थोड़ा सद्भावना के लिए अंकित कर दिया जाए। तो इसीलिए उसके जो सिक्के मिलते हैं वो शिव के नंदी पर मिला हुआ है, एक साइड मिलेगा और दूसरे तरफ क्या मिलेगा, चौगान खेलते हुए घुड़सवार का छाप मिलता था। तो ये किसके शासन काल में इस तरह के सिक्के मिले हैं, इल्तुतमिश के काल में, याद रखिएगा। इसके बाद आया है वह दिल्ली का जो बताया गया पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आपको बताए थे ना, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। लेकिन इल्तुतमिश जब आया गद्दी पर बैठा, तभी इसने किसकी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। और वो कब गद्दी पर बैठा, वो बोला जो ये बता आगे संतलत और सुल्तान के उपाधि धारण करने के बाद वो स्वतंत्र रूप से संतलत काल जो प्रारंभ किया, कब से किया, फरवरी 1229 वो गद्दी पर बैठा तो बोला कि नहीं अब इसका नामकरण कर दिया जाए, अब वो गुलाम वंश में तो रहेगा लेकिन अब वो संतलत काल जो बनेगा तो कहां से बनेगा, 18 फरवरी 1229 ईस्वी से अब उस काल को दिल्ली संतलत के नाम से पुकारा जाएगा। इससे पहले वहां दिल्ली संतलत नाम नहीं पड़ा था, ये इल्तुतमिश के समय में ही दिल्ली संतलत का नाम पड़ा, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कहां था, लाहौर था। तो दिल्ली संतलत का जो नाम पड़ा कि दिल्ली संतलत कब से पड़ा, 18 फरवरी 1229 ईस्वी से उस समय का आपका पुकारने लगा दिल्ली संतलत। इससे पहले वो जाना जाता था गुलाम वंश, कोई टाइटल था। तो यहां से दिल्ली संतलत का वास्तविक स्थापना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसा था कि इसने अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बॉडीगार्ड बनाए थे, सरदार। ठीक, 40 उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाया कि अगर कोई आएगा तो पहले 40 लोगों से सामना करना पड़ेगा, मतलब समझ लो कि एक गुलाम टाइप का, कि जो बोलेगा वही सुनेगा। तो 40 लोगों का एक दल बनाया जिसको 40 से क्या कहते हैं, चालीसा, और इसका नाम दूसरा में मिलता है चहलगामी। तो इल्तुतमिश ने चहलगामी की स्थापना की थी जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन था। मतलब अगर इल्तुतमिश से भिड़ना है तो पहले वो 40 लोगों का सामना करना पड़ेगा एकदम लाइन से,
तो मरने और मारने के लिए 24 आवर तैयार रहेंगे। तो बोला गया जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये परंपरा कैसे आया, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। क्योंकि ये कोई भी आप टेक्निक सीखते हैं तो अभी ने कहीं देखे होते हैं, सुने होते हैं, जाने होते हैं, समझे होते हैं, तभी अप्लाई करते हैं कि पहले अप्लाई कर लेते हैं? नहीं। मान लो एक नया सब्जी आ गया मार्केट में, तो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कभी खरीदते हैं, डरे नहीं खाएंगे कहीं मर नहीं जाए। उसका हम एग्जांपल देते हैं, हरा फूल गोभी देखे हैं, देखे ना? तो अगर आप जान गए कहीं खाए उसको, तो जब पहला बार का इंतजाम करो लाए देखे होंगे तो कौन चीज कहीं मर उड़ नहीं जाए, बीमारी उमारी नहीं हो जाए। अभी भी नहीं बिकता, बहुत कम बिकता है ना? तब और बोलते सबसे ज्यादा महंगे दाम में यही देख रहा है, सबसे महंगा बिकता है। तो मतलब उसके बारे में आप जाने सुने परखे तब ना चालू हो गया। उसी प्रकार यहां पर हुआ, ये जो योग्य सरदार जो बनाया, क्योंकि ये परंपरा कहां थी, मोहम्मद गौरी से चली आ रही थी। क्योंकि उसका जो अंदर में छोड़ दे पाए, जो उसके अंदर में जो गुलाम थे, वो गुलाम के बदौलत ही भारत पर कंट्रोल किया। तो इल्तुतमिश भी बोला कि अगर हमको भारत में लंबे समय तक शासन व्यवस्था को चलाना है तो हमें भी गुलाम सरदार को रखना पड़ेगा। इसीलिए उसने 40 तुर्क सरदारों को नियुक्ति किया, जिसे चालीसा कहते हैं और चहलगानी कहते हैं। तो उसकी प्रेरणा उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। तो बोला गया इल्तुतमिश आगे चल के एक न्याय शासिका थी, ऐसा माना जाता है। ये न्याय के लिए बहुत फेमस थे इल्तुतमिश। ये सिस्टम था, ऐसे नहीं न्याय मांगने अगर कोई इसके यहाँ जाता था, इसका यहाँ दरबार में सिस्टम था, ये 2 शेर बना के रखा हुआ था और उसे गला में बांध दिया थे घंटी। जिसको मिनियान होता है हुजूर मेरे अत्याचार और घंटी बजाओ, दोनों घंटी आओ तब राजा निकलेगा। या दूसरी शर्त थी, अगर कोई व्यक्ति इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय मांगता था तो उसको लाल ड्रेस पहन के जाना पड़ता था, लाल कपड़ा, पूरा लाल ड्रेस पहन पहुंच जाइए और घंटी बजाइए तो समझ जाता था इल्तुतमिश कि इसके ऊपर अत्याचार हो रहा, इसकी बात को सुनना है। व्हाइट ड्रेस पीला ड्रेस वैल्यू नहीं, वो अपना सिस्टम बनाया गया था। नहीं तो कोई और के घंटी बजावे लग जाएगा तो बोलेगा ये कौन मांग रहा है, तो परेशानी रहेगा। तो इल्तुतमिश अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। इसीलिए देखो लिखा हुआ है, इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय शासक था और इल्तुतमिश के अनुसार उसने अपने महल में अपने संगमरमर की 2 शेर की मूर्तियां बनाई थी और उसके गले में घंटी बांध दिया था। और जो भी व्यक्ति उससे अगर न्याय मांगेगा तो शर्त था कि शासन में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। मतलब आप उससे न्याय मांगने जा रहे हैं तो देखो न्याय राजा के से तो मिल नहीं सकते, आप मिल पाइएगा, आपको मंत्री संतरी रोक देगा, पीछे सिपा साला राजा पर जाने नहीं दिया। तो डायरेक्ट अगर राजा से अपनी फरियाद सुनाना है, कैसे सुनाएंगे? हो सकता है मंत्री घूस लेकर के आपको पीट रहा हो तो जाने देगा, नहीं तो उसका राजा तक बात कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए ये शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, जिसको अभी हम लोग आम चल की बोल चाल की भाषा में बोलते हैं जनता दरबार। जनता दरबार का मतलब क्या होता है, जितने भी विधायक या मुख्यमंत्री होते हैं वो डायरेक्ट एक दिन डिसाइड कर देते हैं कि नहीं कोई प्रशासन अधिकारी से नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट हमसे मिलिए। वो एक दिन डिसाइड करते हैं। दैट इज अभी का समय में मॉडर्न टाइम में फेमस है जनता दरबार। मुख्यमंत्री साहब लगा देंगे कि नहीं इस तारीख को रहेंगे, जो भी पब्लिक का दिक्कत है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहा, इस डेट को जनता दरबार रहेगा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोलिए, डायरेक्ट पे केस कार्रवाई किया जाएगा। तो इसीलिए इल्तुतमिश भी यही किया था कि उसके अंदर में तो बहुत सिपा सालार एकदम 40 को मुस्टैंड रखते थे। कौन जाएगा डरे से, एक आम पब्लिक जा पाएगा नहीं। तो बोला कि जनता का डायरेक्ट फरियाद कैसे पहुंचे राजा के पास, वो भी तो चाहिए व्यवस्था को चलाने के लिए। तो व्यवस्था से इसीलिए इन्होंने व्यवस्था की थी कि 2 शेर रखे थे और घंटी। लेकिन इनका सर था, कोई भी राजा से अपनी न्याय की मांग करेगा तो उसको कौन ड्रेस में आना होगा, लाल ड्रेस। मतलब उसका सिंबल था कि लाल ड्रेस पहन के आ गया, मतलब वो हमसे डायरेक्ट फरियाद की मांग कर रहा है। इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा में इसके आगे का इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद।